बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ससुर हर महीने एक पतंग बनाकर उड़ाता। वो पतंग गांव के जिस घर में गिरती, गांव वालों को मजबूरन उस घर की जवान लड़की की शादी मेरे ससुर से करानी पड़ती, क्योंकि अगर कोई ऐसा ना करता तो उनकी जवान बेटी मर जाती। मैं हैरान थी ये देखकर। ससुर महीने बाद उस लड़की को तलाक दे देता था। एक रोज़ ससुर घर ना था। वो पतंग मैंने उड़ाई तो मेरी चीखें निकल गईं। पतंग तो वापस आकर। आज ससुराल में मेरा पहला दिन था। हमारे यहाँ ज़्यादा जांच पड़ताल ना हुई थी, क्योंकि रिश्ता वडेरों के घर से आया था। मैं बहुत खुश थी कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे और बड़े घर की बहू बन गई थी। ससुराल में आज मैंने पहली बार मीठा बनाया था और घर में मेरा शोहर, ससुर, सास थी। मेरे शोहर बस एक ही भाई थे। सब ने मीठा बहुत पसंद किया था। मैं भी बहुत खुश थी, मगर मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरी सास मुझसे भी ज़्यादा हसीन और कम उम्र लड़की लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश भी थी, क्योंकि वो अखलाक की भी बहुत अच्छी थीं। मेरे शोहर मुझसे बहुत प्यार करते थे। अब मैं अपने शोहर की बहुत इज्जत भी करती थी और उनके साथ साथ बाकी घर वालों की भी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, पर मैंने फिर भी पूरे घर को जल्द अपनी मेहनत और लगन के साथ संभाल लिया था। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे और मैं बहुत जल्द सबसे मानूस हो चुकी थी। अब मेरा दिल अम्मी की तरफ बहुत ही कम लगता था। मुझे ससुराल वालों की याद आती थी, तो मेरे शोहर मुझे जल्द ही अपने साथ ले जाते थे और मैं बहुत खुश होती थी। मुझे खुश देखकर मेरी अम्मी भी बहुत मुतमईन थी। बेटियां अगर ससुराल में खुश हों तो माएँ बहुत खुश हो रहती हैं। तो बस मेरी अम्मी भी बहुत खुश होती थीं कि मुझे खुश देखकर। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मेरी सास, जो कि बहुत जवान थी, वो बहुत कमगो थी। ख़ास तौर पर ससुर के सामने तो उसकी बोलती ही बंद रहती थी। और मैं ये सोचती थी कि ससुर तो बहुत अच्छे हैं, फिर ये इतना क्यों उनसे डर के रहती है। ससुर तो काफ़ी हद तक मज़ाहिया भी बहुत थे। मेरे शोहर और ससुर बैठकर काफ़ी मजाक करते थे। चलते फिरते मुझसे भी मजाक कर लेते थे। जबकि मेरे ससुर गांव का बहुत बड़ा वडेरा था। मैंने उनके अंदर कभी भी अना नहीं देखी थी और ना ही गुरूर देखा था। वो बहुत हंसमुख थे। मेरी सास उनसे उम्र में बहुत छोटी थी और मैंने देखा था कि वो मेरी सास, मैं अपनी सास को अम्मी कहने लग गई थी। थोड़ा अजीब तो था। मैंने देखा कि ससुर अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, हर चीज़ उन्हें ला कर देते थे। फिर उनका ये डर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक दो दफ़ा अपने शोहर से भी पूछा था। उन्होंने यही कहा कि वो ऐसी ही हैं, ज़्यादा नहीं बोलती, तुम उन पर ध्यान ना दो ज़्यादा। मुझे यूँ लगा जैसे शोहर मुझसे कुछ छुपा रहे हों। इसके बाद सास से भी मैंने पूछा था कि आप इतना डरी सहमी क्यों रहती हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि शोहर की इज़्ज़त करती हूँ इसीलिए। मगर ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि इज़्ज़त तो मैं भी बहुत करती हूँ और अपने शोहर की, मगर मैं तो ऐसे डरी सहमी नहीं रहती थी। खैर, मैंने बात को ज़्यादा ना खींचना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरा वहम हो। मेरी सास अम्मी, जिनको मैं सास को अम्मी कहती थी, उनके साथ काफ़ी हद तक बनती थी। वो मुझे हमेशा बहुत प्यार से बुलाती थी और हम दोनों सारा काम भी मिलजुल कर करते थे। अम्मी सास मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं चाहती थी कि अम्मी सास मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर करें, ताकि खुशी के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ दुख भी बांट लिया करें। मगर अम्मी सास दिल की बात नहीं करती थी। जब भी मैं कुछ पूछती थी तो वो बात को टाल देती थी। मेरी शादी को अब 1 महीना होने वाला था, तो घर में एक दो बातें ऐसी हुई थी कि मेरे होश उड़ गए। ससुर ने अचानक ही एक रोज़ घर आते ही अम्मी सास को तलाक दे दी थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता था तो घर में तो ना तो किसी किस्म की कोई लड़ाई हुई थी, ना ही अम्मी सास से कोई ऐसी गलती हुई थी। तो फिर ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा था? ससुर का इस तरह से सास को तलाक देना मुझे बहुत अफसुर्दा और हैरान कर गया था। मैंने अपने शोहर से भी पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, हम क्यों अमल दखल करें। मगर ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसे कैसे कह सकता था। सुबह मुझे मेरी सास घर में दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा शायद वो इद्दत पूरी करने वापस अपने घर चली गई होंगी। और मुझे ये सब बातें सोच रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने छत पे कपड़े डाले थे सुखाने के लिए। छत पहुंची तो एकदम से मेरी नज़र ससुर पर पड़ी, तो वो पतंग बना रहे थे। उन्हें ये काम करता देखकर मैं अपनी हंसी जब्त ना कर पाई और बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। ससुर ने मुझे हंसता देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए थे और वो पतंग को उड़ाने लगे थे। तो मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई। मैं पहले तो सास को लेकर परेशान थी और सोच भी लिया था कि उनसे सच का पूछ कर ही रहूंगी।
ससुर से सवाल जवाब करना बहुत अजीब लग रहा था। अगर वो डांट देते तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए जो जैसे चल रहा था मैंने वैसे ही चलने दिया और कोई सवाल ना उठाया। लेकिन मेरे जहन में ये बात नहीं जा रही थी कि आखिर ससुर ने ऐसा किया ही क्यों था। जब सास इतनी अच्छी थी, कम गो थी, तो फिर अचानक क्यों तलाक देने की क्या तुक बनती थी। अगले दिन जब मैं उठी तो परेशान हो गई थी। और क्यों ना होती, मैंने अपने अलावा घर में एक खूबसूरत लड़की को पाया था जो मेरे ससुर के कमरे से निकल रही थी। ससुर ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि आज से ये तुम्हारी नई सास है। मैं तो अपनी जगह मुंजमद खड़ी रह गई, सब देख रही थी। कल ही लड़की को तलाक देकर फारिग करने के बाद अब यूं अचानक ससुर ने दूसरी शादी क्यों कर ली थी। क्या सास ने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से उसे तलाक हो गई थी। मगर ये रातों रात नई सास कहाँ से आ गई थी, और वो भी इतनी हसीन। ये सब मैंने अपने दिल में सोच रही थी। नई सास से मिलने के बाद मैं अपने शौहर के पास आई और उनसे पूछा कि अचानक नई सास कहाँ से लेकर आए हैं आपके अब्बू। मेरे शौहर ने कुछ भी ना बताया था, बस इतना कहा था कि उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो चाहे करें, तुम अपना काम करो, बार बार मुझसे सवाल मत पूछो। अगर कभी मैंने दूसरी शादी की या करने का सोचा तो मुझसे सवाल करना वो गुस्से में लग रहा था। उसकी बात सुनकर मैं खुद खौफजदा हो गई थी कि कहीं मुझे भी तलाक देकर मेरा शौहर भी दूसरी शादी ना कर ले। मैं भी तो फजूल में उनसे सवाल जवाब करने बैठ जाती थी। मैं चुपचाप उठाई, ज़्यादा जोर देकर पूछना मुनासिब ना लगा था मुझे। मैं किचन में खाना बनाने आ गई थी तो देखा वहाँ पहले ही मेरी नई नवेली सास काम कर रही थी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो काम करती जा रही थी। मैंने उनसे अचानक शादी का पूछा तो वो घबरा गईं और यहाँ वहाँ देखने लगी और मेरी बात का जवाब ना दिया। जब मैंने ज़्यादा इसरार किया तो उसने कहा कि आपके ससुर ब्याह कर लाए हैं। ये बोलते ही वो काम में लग चुकी थी। यूं लग रहा था जैसे वो बेजार हो और कुछ ना बताना चाहती हो। मैं कमरे में आकर लेटी तो सोचने लगी कि ससुर ने कल की तो बेवजह अम्मी सास को तलाक दी थी और आज नई सास कैसे आ गई थी। क्या ससुर पहले से ही इस लड़की को पसंद करते थे और इसीलिए उनको तलाक दे दी थी। सोचते सोचते कब आंख लग गई थी पता ही ना चला। मेरी नींद में खलल पैदा हुआ तो आंख खोलकर देखा तो शौहर कमरे में मौजूद था। मैंने जल्दी से उठकर पूछा था, आप कब आए। बस अभी ही आया हूँ, थोड़ी देर पहले। तुम लेट जाओ, आराम करो। नहीं, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और खाना भी। मैं ये कहकर कमरे से बाहर आ गई थी, जहाँ मेरी नज़र सास पर पड़ी जो बहुत अफसुर्दा, परेशान और रोती हुई मिली थी मुझे। मेरे बार बार इसरार करने पर भी उन्होंने कुछ ना कहा था। बस यही कहा था कि घर वालों की याद आती है। किचन में खाना निकालते वक्त मुझे याद आया था कि ये लड़की मैंने कहीं देखी थी, मगर कहाँ। हाँ, याद आया, ये तो उसी गांव में रहती थी। पिछले दिनों काम वाली के साथ बाहर गई थी तो तब इस लड़की को दूर से देखा था। वो शायद किसी से छुपकर बात कर रही थी। तो मतलब मेरे ससुर का इसके साथ चक्कर चल रहा था, तभी उन्होंने तलाक देकर उससे शादी कर ली। मुझे सारी बात अब समझ में आई थी। मैं न जाने खुद से क्या कुछ सोच के बैठ गई थी। मगर ये वाली भी जवान सास बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। बहुत ख्याल रखती थी, प्यार भी करती थी। बस कुछ बातें थी जो मुझे परेशान करती थी, मगर मेरी समझ में फ़िलहाल कुछ भी ना आ रहा था। हम दोनों जल्द ही एक दूसरे से मानूस हो चुकी थी। पर मुझे ये वाली सास भी बहुत डरी सहमी लगने लगी थी, ख़ास तौर पर ससुर के सामने। दूसरा महीना शुरू होने वाला था हमारी शादी को, और मैं सहन में कोई काम कर रही थी कि अचानक मेरे ससुर घर आ गए थे। और इस बार भी उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे इस सास को भी तलाक दे दी थी। मैं अंदर तक कांप उठी थी। आखिर ससुर ऐसा क्यों करते थे। मेरी नज़र ससुर के अचानक हाथों पर पड़ी जिसमें पतंग बनाने का सामान था। मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही थी, और देखते ही देखते ससुर जी नज़रों से ओझल हो गए थे। मैंने सोचा क्यों ना चलकर देख कर आऊँ कि ससुर जी क्या कर रहे हैं। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं जब मैंने उन्हें फिर से पतंग बनाते देखा था। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और आज हिम्मत करके मैंने उनसे पतंग उड़ाने के बारे में पूछ ही लिया था। आपको क्या पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। उन्होंने फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में पतंग को बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत जल्दी थी पतंग उड़ाने की। खैर, आज मैंने सोच लिया था कि मैं इस पतंग का राज जान कर ही रहूंगी। मगर इससे पहले मैं कुछ जानने की कोशिश करती, मेरे ससुर ने इस सास को भी तलाक देकर फारिग कर दिया था। इस सब हालात को देखकर मेरा सर चकराने लगा था। मैंने जल्दी से आकर पानी पिया था, मगर मुझे कोई बताने वाला भी ना था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। घर के बाहर सब्जी वाला आया तो मैंने खुद अच्छी और ताज़ी सब्जी खरीदने लगी थी जब उसने मुझसे अजीब सवाल पूछा, और कितनी शादियां करना चाहता है वडेरा साहब। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी
क्या जवाब देती, जबकि मैं खुद ही अनजान थी इस सब बातों से। तब वो बोला कि आपके ससुर हर महीने एक पतंग बनाकर उड़ाते हैं। जिस घर में पतंग गिरी उस घर की लड़की से उनको शादी करनी पड़ती है, वरना वो लड़की मर जाती है। मैं ये सुनते ही फक जहन के साथ सारा सामान ले आई तो पैरों तले जमीन ही निकल गई जब निगाहें फिर एक खूबसूरत हसीन लड़की पर पड़ी जिससे मेरा ससुर प्यार भरी बातें कर रहा था। अब और क्या देखना बाकी रह गया था। मैं समझ चुकी थी कि अब इससे भी निकाह करके लाए थे। मैंने कमरे में आकर अपनी माँ को फ़ोन किया और सब बता दिया। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ अम्मा, यही सच है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि राज क्या है। मेरी धी, बात ध्यान से सुन। ससुर के राज के चक्कर में शोहर को नज़रअंदाज ना करना। ये ना हो वो भी होने बाप की तरह ही निकले। जो करना है सोच समझ कर करना। अम्मा ने मुझे हिदायत की थी। और जो वो पतंग बनाने ना, तो गौर करना सब मामलात पर। मैंने हाँ में सर हिलाया और पिछली सारी बातों को सोचने लग गई थी। मैंने बातों बातों में नई वाली सास से पूछना चाहा था, मगर ये तो बिल्कुल भी कोई जवाब ना दे रही थी। खैर, अब मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस पतंग और महीने बाद नई सास का घर आना, ये सब कुछ पता करवा के रहूंगी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था। मैंने उनसे भी कभी कोई ऐसी बात ना देखी थी जैसे मेरे ससुर की आदत थी। बज़ाहिर तो वो बहुत अच्छे नज़र आते थे, पर उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने गांव वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। एक बात जो मैंने देखती थी वो ये थी कि गांव वाले सबसे ज़्यादा हमसे डर डर कर मिलते थे। शायद मैं वडेरों की बहू थी इसलिए, पर ऐसी बात नहीं थी। वो हमसे इसीलिए डरते थे क्योंकि मेरा ससुर जो पतंग उड़ाता था उसका कोई राज था, जो सब गांव वालों को पता था सिवाय मेरे। मैंने भी एक दो दफ़ा कोशिश करके गांव वालों से पूछा था, तो एक हैरानकुन बात पता चली थी कि मेरे ससुर जो ये पतंग उड़ाते थे, इसका मकसद ये होता है कि जिस भी घर में ये पतंग जाएगी उस घर की नौजवान लड़की को मेरे ससुर से शादी करवानी होगी। और ऐसा ही तो चलता आ रहा था। मेरी शादी को भी 2.5 महीने हुए थे, तो मेरे आने से पहले वाली सास और इन 2 महीनों में 2 बार नई सास आ चुकी थी। मामला अभी आधा अधूरा ही था। मुझे समझ नहीं आया था, कोई भी खुलकर बात ना बताता था। मैं अब मुझे इस मामले की तह तक जाना था, और मैं अपने ससुर पर हर रोज़ नज़रें टिकाए बैठी होती थी। जब भी घर आते उनकी हर एक चीज़ पर भी तवज्जो देती थी। मुझे इंतज़ार था कि कब नई पतंग बनेगी और कब मैं मामला समझूंगी। क्या मेरा ससुर कोई गलत काम करता था, या फिर वो लड़कियां गलत थीं? अलग अलग अजीब किस्म के वसवसे आ रहे थे। मेरे इरादे इस दफ़ा मजबूत थे। खैर से वो दिन भी आ ही चुका था जिसका इंतज़ार था। तीसरा महीना पूरा होने को था और मेरे ससुर का भी मुझे रद्द अमल देखना था। बगैर किसी वजह के उन्होंने इस वाली सास को भी तलाक दे दी थी और इसके बाद पतंग बनाने में मसरूफ़ हो गए थे। मैं बहाने बहाने से ससुर के पास जा रही थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो अब आगे क्या करने वाले थे। फिर उन्होंने इस पतंग को उड़ाया और वो किसी के घर जाकर गिरी थी। पता नहीं इस पतंग में ऐसी क्या ख़ास बात थी, मैं गौर से देख नहीं सकी थी। फिर मैंने सोचा कि आज पीछा करती हूँ ससुर का, पर किस्मत में ना था कि घर कुछ मेहमान आ गए और फिर आज नाकाम हो गई। ऐन मौके पर इन मेहमानों को आना था। मैं गुस्से में ओल फोल बक रही थी। जब तक मैं कुछ और करने का सोचती, इससे पहले ही मेरा ससुर आ गया था। उनके साथ एक नई लड़की मेरी सास की सूरत में मौजूद थी। आज मुझे पता नहीं क्यों खाला जमीला पर गुस्सा आ रहा था कि उसने हमें कोई ऐसी बात क्यों ना बताई थी। मैंने अम्मा को कहा था कि पता होता कि ऐसे काम होते हैं इस घर में तो कभी भी यहाँ शादी ना करवाती। ये सब कुछ मैं गुस्से में बोल रही थी अम्मी से। तो अम्मी ने कहा कि वडेरों के घर से रिश्ता आया था। खुशी में हाँ कर दी थी। वैसे भी जांच पड़ताल करता भी कौन था? तुम्हारे अब्बू तो चारपाई से लगे हुए थे और तुम्हारे भाई अभी छोटे हैं। किसी भी तरीके से अम्मी ने मेरा गुस्सा ठंडा किया था और मुझे वापस घर जाने का कहा कि अपना घर अपना ही होता है। ना ये बात मुझे उनकी समझ आ चुकी थी जब अपने शोहर को अपने सामने पाया था। जो भी था, लेकिन मेरा शोहर तो बहुत अच्छा था और सिर्फ ससुर की इस हरकत की वजह से मैं उससे दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब सच जानकर ही रहूंगी। चंद दिनों में अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर को दिखाकर आए तो शोहर ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कुबरा। मेरे शोहर ने मेरा हाथ थामते हुए कहा था, तुमने तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी, मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरे शोहर से ये खुशी संभाले ना जा रही थी। मेरा खुशी चेहरा खुशी से सुर्ख हो चुका था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि मेरे ससुर आ गए मुबारक देने। मैं उनको बहुत मशकूक निगाहों से देख रही थी। अपनी खुशी में ये तो भूल ही गई थी कि कल महीना पूरा होने वाला था और मुझे कल हर हाल में सच का पता लगवाना था। रात गुजर चुकी थी, आज पूरा महीना होने वाला था जब मेरे ससुर ने सास को तलाक दी थी और यहाँ से चलता किया था। जब वो पतंग बना रहे थे तो मैंने बहाने से उनके पास जाकर कहा था कि ऐसी पतंगे आप अपने पोते या पोती के लिए भी बनाया करेंगे। तो उन्होंने हंसकर कहा था, हाँ ज़रूर। मगर मेरा पूरा ध्यान पतंग पर था।
कि ऐसा क्या लगाते थे इस पतंग पर जो जवान लड़की उनसे शादी करने पर राजी हो जाती थी। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं था उस पतंग पर, ये तो बिल्कुल सादा थी। मैं मायूस हो चुकी थी, पर अब भी सच का पता लगवाया जा सकता था। जब सुसर नीचे आए तो मैंने भी उनके पीछे चल पड़ी, सच का पता लगवाने के लिए कि आखिर माजरा क्या था। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी के घर गए थे और वहां से लड़की ले आए थे। जरूर शरई तरीके से लाए होंगे, मगर ऐसी भी क्या मजबूरी जो कोई बूढ़े बंदे से अपनी जवान बेटी का निकाह करवा दे। पर अभी भी पतंग वाली गुत्थी ना सुलझी थी। पतंग का उनके घर गिरना था और वहां से लड़की लाना था, ये सब बातें अभी भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। तुम कहाँ गई थी? मेरे घर आते ही मेरे शोहर ने पूछा। वो मैं साथ वालों के घर गई थी। दम घुट रहा था अकेले घर पर। अच्छा ठीक है, इतनी घबराई हुई लग रही थी कि मेरी ज़बान से अल्फाज तक अदा नहीं हो रहे थे। बात घबराने वाली तो थी ही। वाकई पर किसी से पूछती और कौन था जो मुझे जवाब देता। इस दफ़ा जो सास आई थी मेरी, ये मुझे थोड़ी होशियार लगती थी। पहले वालियों की तरह डरी और सहमी ना थी, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा उसे अपने ससुर से नाराज़गी का इजहार करते हुए देखा था। मेरी भी हिम्मत ना थी कि कुछ पूछ पाती। वो थी ही बहुत चालाक। मेरे दिन अच्छे गुजरते थे, क्योंकि मेरा शोहर मेरी और ज़्यादा परवाह करता और मेरे ख्याल रखने लगा था, और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस ससुर वाली गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, जिसे मैं सुलझाना चाहती थी। एक दिन मुझे अपने ससुर के कमरे से तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने जल्दी से कान लगाकर खड़ी हो गई थी सुनने के लिए। तो ससुर अपनी बीवी को डांट रहे थे कि तुम्हारे बहुत नखरे हैं जो मुझे नहीं पसंद। तो सास ने भी आगे से जवाब दिया था कि जब नखरे नहीं देख सकते तो क्यों धमकियां देकर हम लड़कियों के घर वालों को मजबूर करते थे शादी के लिए। और अगर कोई लड़की या घर वाले इनकार कर देते थे तो क्यों उनके घर की बेटी को जान से मारने की धमकी देते थे। ये सब सुनकर मुझे यकीन ना आया था अपने कानों पर। इंसान के रूप में एक ऐसा भेड़िया था मेरा ससुर, जो अपने ओहदे की धमकियां देकर जवान लड़की से अपनी ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए उससे निकाह करता था। मुझे ये सब सुन के यकीन ना आया था। अभी और भी आवाज़ें आ रही थीं, पूरा गांव जानता है तुम्हारी इन हरकतों को, पर तुम तो वडेरे हो ना, कोई क्या कह सकता है तुम्हें। मैंने ये सब बातें अपने शोहर से कही थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इन सब मामलात को जानता था, तुम ना पड़ो इन सब में और अपना ख्याल रखो बस। पर ये बातें मेरे जहन से उतरती ना थी। मेरे ससुर काम से किसी और गांव गए हुए थे, तो मुझे याद आया कि आज तो महीना पूरा होने वाला था। क्यों ना आज मैं पतंग बनाकर उड़ाऊं। मैंने पतंग को बनाया और छत पर जाकर उड़ाई तो मेरी चीख निकल गई। ये मंजर देखकर कि वो पतंग वापस मेरे ही घर में आ गई थी, और अब सब गांव वाले जमा हो गए थे, क्योंकि पतंग के बारे में और ससुर के बारे में सब जानते थे। गांव में कोहराम मच गया था और मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट गया था। मैं खुद को कोस रही थी और इसी दौरान मेरे ससुर और शोहर भी आ गए थे। तो मेरे पूरे गांव वालों के मुंह में यही अल्फाज थे कि आज तक दूसरों की बेटियों को डरा धमका कर जबरदस्ती जवान लड़कियों के साथ शादी करके अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करते थे ना, तो दिलवाओ आज अपने बेटे को तलाक और करो खुद शादी अपनी ही बहू से। मेरा ससुर तो अपनी जगह पर साख्त खड़ा था, जबकि मेरा शोहर मेरे आगे एक चट्टान बनकर खड़ा था। आज मेरे ससुर को दूसरों के दर्द और तकलीफ का एहसास हो रहा था। मेरा ससुर घुटनों के बल गिर गया था और सबसे हाथ जोड़कर माफिया मांगता रहा, पर कोई नहीं मान रहा था। और अब तो ससुर दादा बनने वाले थे, तो वो ये कैसे कर सकते थे। फिर मेरे ससुर ने उन सब से कहा कि वो उन सब लड़कियों की शादी करवाने की जिम्मेदारी लेंगे जिनकी बेटियों को तलाक हो चुकी है। उनको और क्या चाहिए था, उनकी बेटियों का घर बस जाता। उन लोगों ने आपस में बातचीत करने के बाद हामी भर ली थी। तब जाकर सब गांव वाले माने थे। ससुर ने इन सब लड़कियों की शादी करवा दी थी, और अब तो काफ़ी अरसा गुजर चुका था इस बात को। मेरे यहाँ भी बहुत प्यारा बेटा पैदा हुआ था, और मेरे ससुर अब काफ़ी बदल गए थे। उम्र ज़्यादा हो गई थी और बहुत शर्मिंदा भी थे अपनी किए पर। बहुत माफ़ियाँ भी मांगते थे और बिल्कुल चारपाई के साथ लग चुके थे, मगर हर वक्त तौबा करते रहते थे। अब मेरे शोहर को गांव का वडेरा मुंतखब कर दिया गया था। वो गांव के सारे काम जिम्मेदारी से सरंजाम देते थे। मैंने भी ससुर को दिल से माफ़ कर दिया था। जब भी वो दिन सोचती हूँ तो आज तक रूह कांप जाती थी कि कोई कैसे बस जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए यूं लड़कियों की ज़िंदगियों से खेल सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अमीर कबीर हैं, गांव का वडेरा है, तो उसे कुछ भी गलत करने का हक हासिल है। ससुर को भी समझ आ गई थी जैसे वो किसी का साथ बुरा कर रहे थे। जब उनके बेटे पर आए तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ था। ये दुनिया मकाफाती अमल है। आज आप अगर किसी को दुख या तकलीफ देंगे या अपने पैसे और नाम होने की वजह से धमकाएंगे, तो बेफिक्र रहें, आपका जवाल भी करीब है। आपको क्या लगता है,
कि मेरे ससुर ने पतंगबाजी को बहाना बनाकर हर महीने एक लड़की से सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश की खातिर शादी करके अगले महीने उसे तलाक देकर रुखसत करने का जो काम शुरू किया हुआ था, क्या वो सही था? क्या ससुर को मुआफ़ करने के बजाय उनको जेल करवा देनी चाहिए थी और हमें भी उनको छोड़कर दूसरे शहर चले जाना चाहिए था?